डायबिटीज एक बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार हो गई तो फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। क्या सच में ऐसा है? क्या वाकई में डायबिटीज का कोई इलाज नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो बीमारी का इलाज कर सके? जवाब हाँ में होता अगर हमने अब से कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया होता, क्योंकि तब तक डॉक्टरों का मानना था कि दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीछा छुड़ा सके। मगर अब स्टेम सेल के सफल ट्रांसप्लांट के बाद ये बात पुरानी हो गई है। हालांकि फिलहाल केवल ये एक दावा है जो चीन की तरफ से किया गया है। कितनी सच्चाई है इस बात में, इसकी पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो चीनी वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर सेल ट्रांसप्लांट के जरिए क्रॉनिक टाइप 1 डायबिटीज का इलाज ढूंढ निकाला है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यह ऐतिहासिक सर्जरी अपनी तरह की दुनिया की पहली सर्जरी है जो केवल आधे घंटे तक चली। लेकिन यहाँ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल सेल हम किसी के बॉडी में डालते हैं तो वो एक इम्यून रिएक्शन पैदा करता है, और जब वो इम्यून रिएक्शन पैदा करती है तो बहुत सारे एंटीबॉडीज जनरेट होता है और वो उस सेल के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो एक फॉरेन बॉडी की तरह रिएक्ट करती है बॉडी में। तो उसे जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बॉडी उसे अपना नहीं पाती है, तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे और भी तरीके अपनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। उस तरीके में ये पाया गया है कि अगर वो सेल्स हम लीवर में ना रखें, उसे और कहीं नीडस मतलब उसे और कहीं इम्प्लांट करें और जिसमें इम्यून रिएक्शन कम हो, तो ये पाया गया है कि एडिपोज सेल्स जो फैट सेल्स होते हैं उसको अगर हम कुछ केमिकल इंड्यूस साइटोकाइन इंड्यूस करते हुए लैब में उसे हम पैंक्रेटिक बीटा सेल्स के तरह बिहेव करने की कैरेक्टर्स दे दें उस सेल में, और फिर वो सेल लेके हम पेशेंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो रिएक्शन कम होता है। अब दवा जो है ये चैलेंजिंग है, क्योंकि 4 महीना 6 महीना 1 साल में रिक्वायरमेंट तो एक्सटर्नल इंसुलिन की कम हो गई, लेकिन ये 3 साल 5 साल तक क्या रंग दिलाएगा? क्या ये इंसुलिन दे पाएगी? क्या ये और कोई नया रिएक्शन क्रिएट करके कोई एंटीबॉडीज तो या कोई साइटोकाइंस जनरेट करके कोई और असुविधाएं तो शरीर के अंदर पैदा नहीं करेगी? अब ये बहुत सारे अटकलें हैं। शंघाई की न्यूज एजेंसी दी की माने तो 25 साल की एक महिला में स्टेम सेल का सफल ट्रांसप्लांट किया गया। इस ट्रांसप्लांट के 2.5 महीने के बाद महिला के शरीर ने नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो पहले दवाइयों के बिना कंट्रोल नहीं हो पाता था। हालांकि ये महिला टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थी। इस तरह के डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इस पूरी प्रोसेस में इंसुलिन बनाने वाले आइसलेट सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि एक शरीर से निकालकर दूसरे में रखा जाता है। आइसलेट सेल किसी व्यक्ति के अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में एक हार्मोन बनाने वाली सेल होती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इसे डोनर के शरीर से निकालकर डायबिटीज टाइप 1 बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लीवर में रखा जाता है। दावा है कि ये पूरा प्रोसेस कारगर तो है, लेकिन डोनर्स की कमी की वजह से ये लिमिटेड है। एक्सपर्ट्स की माने तो आइसलेट कोशिकाएं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि यही सेल इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स बनाती है। जब हम डोनर्स की बात करते हैं, पहले जब ट्रांसप्लांट की बात होती थी तो सीधे तौर पे हम पैंक्रियास को छेड़ने की कोशिश करते हैं। अब पहले पैंक्रियास से वो आइलेट सेल निकाल के दूसरे के बॉडी में डालना। पैंक्रियास एक सुइसाइडल बैग है, अगर हम उसे छेड़ते हैं, अगर उसमें कोई ट्रॉमा हो गया तो डेथ ऑन बेड होगा, क्योंकि पैंक्रियास को थोड़ी सी भी डैमेज हो गई तो मुसीबत क्रिएट करेगी और डेथ तक हो सकता है। इसीलिए पैंक्रियास को छेड़ना नामुमकिन है। आमतौर पर अगर पैंक्रियास से भी सैंपल चलिए, हम बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके एडवांस टेक्नोलॉजी जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है उसको लेते हुए हम लेते भी हैं उनके सेल्स, तो एक सैंपल एक इंडिविजुअल से सैंपल जो आएगा वो बहुत ही कम होगा। 3-4 डोनर्स की जरूरत पड़ेगी, और उन 3-4 डोनर्स की जो सेल्स लेंगे और फिर उसे जब हम इम्प्लांट करेंगे, उसमें से जो सेल पॉपुलेशन बॉडी में इम्प्लांट होगा वो कितना कारगर रहेगा, कितने परसेंटेज सेल्स उसमें कारगर रहेंगे,
वो फिर एक क्वेश्चनेबल मार्क होता है, क्योंकि 100% सेल्स काम नहीं करते। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 537 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। ये दुनिया की आबादी का 10.5% है। आईडीएफ की माने तो साल 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 643 मिलियन तक पहुंच जाएगा और साल 2045 में ये 743 मिलियन होगा। भारत की बात करें तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने साल 2023 में एक रिसर्च की, जिसके मुताबिक भारत की 10.1 करोड़ आबादी डायबिटीज से पीड़ित है और 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब भविष्य में डायबिटीज होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। इस स्टडी में दावा किया गया कि साल 2019 में जहां भारत में डायबिटीज के 7 करोड़ मरीज थे, तो वहीं साल 2023 में इस गिनती में 44% का उछाल आया है। दरअसल डायबिटीज भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक होता है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम ही शरीर के पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में उन टिश्यूज पर हमला करता है जो इंसुलिन बनाते हैं। बीटा सेल शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। इन सेल्स को नुकसान पहुंचने पर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। जब शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है तो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज से शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज के शिकार बच्चे और युवा ज्यादा होते हैं। हालांकि ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है टाइप 2 के कंपैरिजन में। 84 to 90% डायबिटिक जो होते हैं वो टाइप 2 होते हैं और 5 से 9% के करीब टाइप 1 होते हैं। और टाइप 1 यूजुअली बच्चों में मिलते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद पैंक्रियास धीरे धीरे पैंक्रेटिक बीटा सेल्स फेल हो जाती हैं और 5 साल 6 साल 7 साल तक उन्हें शुगर आना शुरू हो जाता है, अर्ली स्टेज। अभी तो कुछ जगहों पे मेरी एक्सपीरियंसेस में मैंने तो 3 साल 2 साल के बच्चों में भी देखा है कि पैंक्रेटिक सेल फेल होता हुआ। इसके लक्षण की बात करें तो बहुत ज्यादा भूख और बार बार प्यास लगना, वजन कम होना, दिन में कई बार पेशाब आना, धुंधला दिखाई देना और थकावट और ज्यादा मूड स्विंग्स है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता है। जब इंसुलिन का लेवल कम है तो यह हाई ब्लड शुगर का कारण बनता है। टाइप 2 डायबिटीज भी किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बचपन में भी। इसके लक्षण भी लगभग टाइप 1 डायबिटीज जैसे ही हैं, जैसे कि बार बार भूख और प्यास लगना, घाव धीरे धीरे भरना, बार बार संक्रमण होना, थकान महसूस करना और कम दिखाई देना। एक कॉमन याद करने के लिए, कॉमन मैन के लिए कहूंगा, जब कोई इंसान थक जाए, मान लीजिए एक किसान थक जाए या किचन में शेफ थक जाए और वो कहे कि अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, अब मैं खाना दे नहीं पाऊंगा, इसका मतलब जिसके शरीर में बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना पाएगी उसे हम टाइप 1 कहते हैं। और जहां बीटा सेल काम करती है, जो बोलती है हाँ मैं इंसुलिन दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, लेकिन उतना नहीं दे पाऊंगी कि आपकी शुगर पूरी तरह कंट्रोल हो जाए। चलिए मैं पूरी भी दे दूंगी, लेकिन आपके शरीर मेरे इंसुलिन को पहचान नहीं पाती है। या मैं इंसुलिन दे सकती हूँ, लेकिन वो इंसुलिन आपके शरीर के उन टारगेट ऑर्गन्स को के पास पहुंचते ही पेरिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो टाइप 2 कहते हैं। तो सिंपल वे में जिसके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, जिसमें नहीं इंसुलिन नहीं है, वो टाइप 1 है। जिसमें इंसुलिन है वो टाइप 2 है। एक और होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। इस तरह के डायबिटीज में महिलाओं में प्रेगनेंसी के वक्त हार्मोनल बदलाव की वजह से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा होता है। इससे प्रेगनेंसी में कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं। बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है। जन्म के बाद भी शिशु में डायबिटीज का खतरा कई गुना तक बढ़ सकता है। अब डायबिटीज के इलाज की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन ही इलाज है। ये उस हार्मोन को बदल देता है जिसे शरीर बनाने में सक्षम नहीं होता। अगर आपको यह है तो आपको रेगुलर अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करनी चाहिए और लाइफस्टाइल में भी आपको बदलाव करने की जरूरत है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। कई बार दवा के साथ साथ एक्सरसाइज और खाने पीने में बदलाव कर टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है। 3 तरीके से सिंपल वे में प्रिवेंशन में ये जरूर कहूंगा, अपने वजन पे कंट्रोल करें। वजन का बात सिर्फ ये नहीं कि किलोस में कम करें, पेट की साइज कम करें। अपना पेट की साइज नाभि के चारों ओर जब आप फीता लगाए और ये देखिए कि वो पेट की साइज कम हो,
मेल्स में 84 सेंटीमीटर के नीचे हो, फीमेल्स में 90 सेंटीमीटर के नीचे हो। अपनी बेसल मास इनके बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई वो हम 25 के नीचे रखें, बेहतर होगा 20-22 के बीच में रखें। और तीसरा होगा कि हम जो खाना खा रहे हैं उस प्लेट में हम क्या ले रहे हैं, प्लीज प्लेट डिसिप्लिन मेंटेन करें। अपनी प्लेट की डिसिप्लिन आप अगर मेंटेन कर लिए और आपकी खान पीन का टाइमिंग मेंटेन कर लिए तो आप आधी जंग जीत गए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि चीन की तरफ से ये दावा तो किया गया कि टाइप 1 के जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, अब उनका इलाज उन्होंने ढूंढ लिया है स्टेम सेल के ट्रांसप्लांट के जरिए। क्या ये वाकई में मतलब कारगर साबित होगा, या फिर ये सच्चाई कितनी है इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा। अमन साहब, सबसे पहले ट्रांसप्लांट के सब जब हम यूज करते हैं जी इसमें हमें बहुत सारे बायोलॉजिकली चुनौती मिलती है। जो चीन में पेकिंग यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल हॉस्पिटल में उन्होंने रिसर्च किए हैं, उन्होंने पहले एक 10 साल की बच्ची में जो 2 बार उनके लिवर ट्रांसप्लांट फेल हो गया था, पैंक्रेटिक आइलेट सेल्स उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था और उसे लिवर में रखे थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद कुछ उनको चैलेंजेस मिला। फिर भी उन्होंने उसे एक फैट सेल में डिपॉजिट करते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया 2 से 4 महीने के स्टडी में, और उन्हें कुछ संकेत मिली, कुछ फाइंडिंग्स मिला जिसमें ये था कि पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, जो बाहर से ले रही थी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट करीब 40 से 50% कम हो गई। फिर उन्हें ये बड़ा प्रोत्साहन हुआ उनके स्टडी के हिसाब से, जी और उन्होंने 6 महीने तक फिर से उस पेशेंट में ऑब्जर्वेशन किए। तो 4 से 6 महीने के अंदर उसी पेशेंट में बाहर से करीब 90 से 95% इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो उसी चीज को उन्होंने दावा किया कि हमारी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगी टाइप 1 डायबिटीज में। लेकिन यहाँ चुनौतियां हैं। जी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल सेल हम किसी के बॉडी में डालते हैं तो वो एक इम्यून रिएक्शन पैदा करता है। और जब वो इम्यून रिएक्शन पैदा करती है तो बहुत सारे एंटीबॉडीज जनरेट होता है और वो उस सेल के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो एक फॉरेन बॉडी की तरह रिएक्ट करती है बॉडी में। तो उसे जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बॉडी उसे अपना नहीं पाती है, तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे और भी तरीके अपनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। उस तरीके में ये पाया गया है कि अगर वो सेल्स हम लीवर में ना रखें, उसे और कहीं नीडस मतलब उसे और कहीं इम्प्लांट करें और जिसमें इम्यून रिएक्शन कम हो, तो ये पाया गया है कि एडिपोज सेल्स जो फैट सेल्स होते हैं उसको अगर हम कुछ केमिकल इंड्यूस साइटोकाइन इंड्यूस करते हुए लैब में उसे हम पैंक्रेटिक बीटा सेल्स के तरह बिहेव करने की कैरेक्टर्स दे दें उस सेल में, और फिर वो सेल लेके हम पेशेंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं जी तो रिएक्शन कम होता है। अब दावा जो है ये चैलेंजिंग है, क्योंकि 4 महीना 6 महीना 1 साल में रिक्वायरमेंट तो एक्सटर्नल इंसुलिन की कम हो गई, लेकिन ये 3 साल 5 साल तक क्या रंग दिलाएगा? क्या ये इंसुलिन दे पाएगी? क्या ये और कोई नया रिएक्शन क्रिएट करके कोई एंटीबॉडीज तो या कोई साइटोकाइंस जनरेट करके कोई और असुविधाएं तो शरीर के अंदर पैदा नहीं करेगी? अब ये बहुत सारे अटकलें हैं। तो इसीलिए इस वक्त सच्ची में कहा जाए तो उत्सुकता उतनी जोर की है, जी क्योंकि हाँ, दवाइयां और इंसुलिन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही सूझबूझ तरीके से काफी क्लोज ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तब मुझे एक और चीज़ उसमें देखने को मिली कि उसमें लिखा हुआ था कि ये पॉसिबल तो है, बट डोनर्स की कमी की वजह से ये इंडिया में या फिर चाइना में भी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा। तो क्या इसमें डोनर्स को भी कोई खतरा होता है? अमन साहब, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। जब जी हम डोनर्स की बात करते हैं, पहले जब ट्रांसप्लांट की बात होती थी तो सीधे तौर पे हम पैंक्रियास को छेड़ने की कोशिश करते हैं। जी अब पहले पैंक्रियास से वो आइलेट सेल निकाल के दूसरे के बॉडी में डालना। पैंक्रियास एक सुइसाइडल बैग है। अगर हम उसे छेड़ते हैं, अगर उसमें कोई ट्रॉमा हो गया तो डेथ ऑन बेड होगा, क्योंकि पैंक्रियास को थोड़ी सी भी डैमेज हो गई तो मुसीबत क्रिएट करेगी और डेथ तक हो सकता है।
इसीलिए पैंक्रियास को छेड़ना नामुमकिन है। आ, आमतौर पर अगर पैंक्रियास से भी सैंपल चलिए हम बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके एडवांस टेक्नोलॉजी जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है उसको लेते हुए हम लेते भी हैं उनके सेल्स, तो एक सैंपल एक इंडिविजुअल से सैंपल जो आएगा वो बहुत ही कम होगा। 3-4 डोनर्स की जरूरत पड़ेगी और जी। उन 3-4 डोनर्स की जो सेल्स लेंगे और फिर उसे जब हम इम्प्लांट करेंगे उसमें से जो सेल पॉपुलेशन बॉडी में इम्प्लांट होगा वो कितना कारगर रहेगा, कितना परसेंटेज सेल्स उसमें कारगर रहेंगे, वो फिर एक क्वेश्चनेबल मार्क होता है क्योंकि 100% सेल्स काम नहीं करते जो ट्रांसप्लांट हो जाती है। उसमें हो सकता है 30%, 40%, 50% या 60% एक्टिव हो जाए। तो ये एक चैलेंज रहेगी कि सैंपल साइज ज्यादा चाहिए होगा। और वैसे भी जो टेक्नोलॉजी अभी अपनाया जा रहा है दूसरे कंट्रीज में, रिसर्च जो चल रही है लैब में इन विट्रो इन वाइवो, उसमें कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि केमिकल इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल सैंपल, मतलब एक फैट सेल किसी के बॉडी में जिसको हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, आइलेट सेल, उसी के बॉडी से चमड़ी से हम अगर उसके फैट सेल को ले जाएं और उसे लैब में रखें और उस लैब में केमिकल इंड्यूस्ड चेंजेस लाएं ताकि वो एडिपोज सेल पैंक्रेटिक आइलेट के सेल की तरह बिहेव करे। जब वो बिहेव करना शुरू कर देती है, संकेत देती है इंसुलिन रिलीज करने की, फिर वो मैच्योर्ड हो जाती है, तो फिर वो लैब से लेते हुए हम स्किन और मसल के बीच में जो लेयर होता है वहां पे हम उसे इंजेक्ट कर लेते हैं। और ये पूरी प्रोसीजर 20 से आधे घंटे के अंदर होती है और हाईली स्टेराइल कंडीशंस में प्रेसिजन के साथ किया जाता है। जी। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। हम आमतौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स देखते हैं वो टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है और कितना दोनों में डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो इलाज आया है ये टाइप 1 के लिए है केवल, अभी टाइप 2 के लिए ये इलाज नहीं है, तो दोनों में कितना अलग है या इलाज? अमन साहब, एक कॉमन याद करने के लिए, कॉमन मैन के लिए कहूंगा, जी। जब कोई इंसान थक जाए, मान लीजिए एक किसान थक जाए या किचन में शेफ थक जाए और वो कहे कि अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, अब मैं खाना दे नहीं पाऊंगा, इसका मतलब जिसके शरीर में बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना पाएगी उसे हम टाइप 1 कहते हैं। और जहां बीटा सेल काम करती है, जो बोलती है हाँ मैं इंसुलिन दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, लेकिन उतना नहीं दे पाऊंगी कि आपकी शुगर पूरी तरह कंट्रोल हो जाए। चलिए मैं पूरी भी दे दूंगी लेकिन आपके शरीर मेरे इंसुलिन को पहचान नहीं पाती है। या मैं इंसुलिन दे सकती हूँ लेकिन वो इंसुलिन आपके शरीर के उन टारगेट ऑर्गन्स को के पास पहुंचते ही पेरिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो टाइप 2 कहते हैं। तो सिंपल वे में जिसके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, जिसमें नहीं इंसुलिन नहीं है वो टाइप 1 है, जिसमें इंसुलिन है वो टाइप 2 है। अब आता है इस पे थोड़ा सा एक खुशखबरी है। जी। अगर ये टाइप 1 में कारगर होगा तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज जिन्हें इंसुलिन फेल हो जाती है, जिनमें गोलियां फेल हो जाते हैं, उनमें भी ये काम आएगा। क्या टाइप 1 का डायबिटीज़ रेयर होता है या फिर किसी को भी हो सकता है टाइप 1 का डायबिटीज़? अमन साहब, टाइप 1 डायबिटीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है जी। टाइप 2 के कंपैरिजन में। 84 to 90% डायबिटिक जो होते हैं वो टाइप 2 होते हैं और 5 से 9% के करीब टाइप 1 होते हैं। और टाइप 1 यूजुअली बच्चों में मिलते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद पैंक्रियास धीरे 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 पैंक्रेटिक बीटा सेल्स फेल हो जाती हैं और 5 साल, 6 साल, 7 साल तक उन्हें शुगर आना शुरू हो जाता है, अर्ली स्टेज। अभी तो कुछ कुछ जगहों पे मेरी एक्सपीरियंसेस में मैंने तो 3 साल, 2 साल के बच्चों में भी देखा है कि पैंक्रेटिक सेल फेल होता हुआ। अब जो थियोरेटिकली हम कहते हैं कि 5 से 6 साल के बाद जो इंसुलिन फेल हो जाती है और 25 साल की उम्र तक जो डायबिटीज आते हैं जिसमें हम इंसुलिन चेक करते हैं कि सी पेप्टाइड है या नहीं है, अगर उनमें सी पेप्टाइड लेवल कम हो जाती है इसका मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो वो टाइप 1 होते हैं और इनकी पॉपुलेशन कम है। बहुत कॉमन है टाइप।
जी, अगर मैं बड़े ही आसान भाषा में आपसे मैं कुछ प्रिकॉशन समझने की कोशिश करूं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि इलाज की तो हमने बात कर ली, दोनों के टाइप्स की भी बात कर ली, अब प्रिकॉशन की भी ज़रा बात कर लेते हैं। अमन साहब, सबसे पहला चीज ये है कि टाइप 1 में कोई प्रिकॉशन नहीं है, जी। क्योंकि वो कभी कभी कोई वायरल इन्फेक्शन बच्चे में हो जाए या कोई एक स्ट्रेस ट्रॉमा हो जाए, और या ऐसा कुछ होता है कि फैमिली में कोई जेनेटिक ट्रबल्स हों। वैसे जेनेटिक ट्रबल टाइप 1 में इतना ज्यादा हावी नहीं होता, बट वो बीटा सेल मिसरीड कर जाती है तो इंसुलिन बना नहीं पाती। टाइप 2 में काफी प्रिकॉशंस लिया जा सकता है। सबसे पहला चीज जो हम नेग्लेक्ट करते हैं आमतौर पे, इन्वायरमेंट। इस वक्त भगदौड़ की जिंदगी में इंसान जितना स्ट्रेस ले रहे हैं, अपनी उम्र से ज्यादा और 24 घंटे से ज्यादा काम करना, नींद को कॉम्प्रोमाइज कर लेना और बे टाइम खाना खाना, अपनी आंतों की डिमांड को नहीं समझ पाना। जब हमें भूख लगती है हम नेचुरल चीजों को पसंद करें, रादर हम मैदा, मीठा, डीप तले हुए चीजें, हाई कैलोरी ड्रिंक्स हो गए, इनको लेना, और रात की जो नींद आती है उसे आप छोड़ते हुए कॉफी वगैरह वगैरह लेते हुए नींद को खराब करते हैं, तो वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तोड़ देती है। और फिर बॉडी क्या करता है, इंसुलिन को आमतौर पे हम सोचते हैं कि वो शुगर कंट्रोल करती है, लेकिन इंसुलिन एक वरदान है शरीर के लिए, क्योंकि इंसुलिन रिपेयर करती है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स। जब ट्रॉमा हो जाती है वो रिपेयर करती है ग्रोथ हार्मोन के साथ। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जिनमें इंसुलिन नहीं बनता उनमें ग्रोथ हार्मोन की भी काफी ट्रबल होता है, ग्रो नहीं करता, बॉडी ग्रो नहीं करती है, हाइट रुक जाता है, जो चोट पहुंचती है वो हील नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशन में इंसुलिन एक हीलिंग हार्मोन है। अब टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ये जरूर कहूंगा जो मेजोरिटी लोगों में होती हैं, और वो टाइप 2 डायबिटीज ये है कि हमें अब जो बहुत ज्यादा डिमांड है, इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल करें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल्स में जो केमिकल्स मिलते हैं, और जो हमारी फूड है, फसाई को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक एक रेगुलेटरी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो स्ट्रीट फूड्स हो गए हैं, या मॉल्स में हमें जो खाना मिलती हैं, या रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, घर पे जो हम फूड आइटम्स लाते हैं, उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें मिश्रित चीजें जो एडिटिव्स है या प्रिजर्वेटिव्स है उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि केमिकल इंड्यूस्ड डायबिटीज काफी ज्यादा हो रहा है पोल्यूशन के कारण। और हमारी खेतों में जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रही है, इवन जो मिनरल वाटर्स हम पीते हैं उसमें काफी ज्यादा एंटीबायोटिक पाया गया। आप ही के मेहनती मीडिया ने एक बार रिलीज की थी 2-3 साल पहले कि जो मिनरल वाटर हम पी रहे हैं उसमें एंटीबायोटिक ज्यादा मिला है। तो ऐसी चीजें जो होता है वो कहीं ना कहीं कारपेट इंजरी करती है लोगों में। हम अपनी नींद पे ध्यान दें, और नींद बहुत बड़ी चीज होती है हीलिंग के लिए। फास्ट फूड को अवॉइड करें, वो खाना ना खाएं जो लंबे समय लेती है डाइजेस्ट करने में। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें। साथ में जो स्ट्रेस लेवल है, ठीक है, जो चैलेंजेस हमारी मॉडर्न डेज में है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ऐसे वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ऐसे प्रावधान होना चाहिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिजिकली, कि लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। साइकोलॉजिकली हम जब बात करते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम यूथ हैं, जैसे आप यंग हैं, आप खुद ही आप समझ सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में आप अपनी चीजों को परफेक्ट करने के लिए जी। दौड़ भाग करते हैं, क्योंकि परफेक्शन आजकल ज्यादा हो गया क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी उसी हिसाब से हमें अपने आप को स्ट्रेस किस तरह से कंट्रोल करें, ये बहुत बड़ी चीज है। चाहे हम खाना कितने भी अच्छे खा लें, एक्सरसाइज चाहे कितने भी अच्छे कर लें, लेकिन नींद नहीं लिए, या पोल्यूशन में रह रहे हैं, या कॉन्टामिनेटेड फूड खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 50% आपके पैंक्रियास को चैलेंज देगी, और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगी, और आपकी इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रक्रियाओं को चैलेंज करेगी, जिससे सबसे पहला जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल की जो पैराफिनेलियास होते हैं उसे बदल देता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आने लगते हैं, पैंक्रेटिक सेल को इरिटेट करती है, स्टेरॉइड्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं ब्रेन से स्ट्रेस के कारण, वो पैंक्रियास को चैलेंज देता है। तो ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज टाइप 2 करवा देते हैं। कुछ दवाइयां हैं हम केमिस्ट से ले लेते हैं, जैसे पेन किलर्स हो गए, पैरासिटामोल्स हो गया, एंटीबायोटिक मनमर्जी से खाना, कलर डालते हुए खाना लेना, ऐसी चीजें भी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स,
ऐसी चीजें भी डायबिटीज की ओर बहुत तेजी से ले जाती है हमें और वेट गेन कराता है। चैलेंज ये है। और 3 तरीके से सिंपल वे में प्रिवेंशन में ये जरूर कहूंगा, अपने वजन पे कंट्रोल करें। वजन का बात सिर्फ ये नहीं कि किलोस में कम करें, पेट की साइज कम करें। अपना पेट की साइज नाभि के चारों ओर जब आप फीता लगाए और ये देखें कि वो पेट की साइज कम हो, मेल्स में 84 सेंटीमीटर के नीचे हो, फीमेल्स में 90 सेंटीमीटर के नीचे हो। अपनी बेसल मास इंडिके बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई वो हम 25 के नीचे रखें, बेहतर होगा 20-22 के बीच में रखें। और तीसरा होगा कि हम जो खाना खा रहे हैं उस प्लेट में हम क्या ले रहे हैं। प्लीज प्लेट डिसिप्लिन मेंटेन करें। अपनी प्लेट की डिसिप्लिन आप अगर मेंटेन कर लिए और आपकी खान पीन का टाइमिंग मेंटेन कर लिए, तो आप आधी जंग जीत गए। यानी कि हम कुछ आसान से प्रिकॉशंस के साथ डायबिटीज़ से बचा जा सकता है और अब और बच सकते हैं और बिल्कुल। आने वाले फ्यूचर को भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली डायबिटीज़ कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका जागरण को समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर टी राजदेव पात्रो थे, जिन्होंने बताया डायबिटीज़ से बचने के उपाय और चीन की जो पूरी रिसर्च है और जो चीन ने दावा किया था उस पर भी हमने बातचीत की। सर, बहुत थैंक यू आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद अमन साहब, धन्यवाद। फिलहाल के लिए जागरण में इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।